वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है जिसमें लाखों बच्चे अपियर होने वाले हैं, उन सबसे अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको महेश वर्णवाल की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अब अगर नहीं भी पढ़ते हैं तब कैसे कवर अप कर सकते हैं उस पूरी बुक को, तो उसके लिए ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में महेश वर्णवाल की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको पूरा समराइज कर दिया गया है, तो इसको जरूर देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए और देखिए कितना आप जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करिए। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको दो अलग अलग लिस्ट दे रखी है। एक तरफ आपको फसल दे रखा है और एक तरफ दे रखा है वर्षा तूफान है, जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे फिर कोड दिया हुआ और आपको उससे मैच कराना है। अगर हम बात करते हैं किसकी, गेहूँ की, सो गेहूँ के लिए जो वर्षा की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश ये सफिशिएंट एकदम आइडियल है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जब उसकी बुआई हो, जब कटाई हो, तब 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। तो यहाँ पर गेहूं का हमारा किससे मिलन होगा, और बी से, या मतलब सेकंड वाले से, ठीक है, 50 to 75 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें चावल की। अब चावल के लिए जो एवरेज रेनफॉल है वो कितनी होनी चाहिए, एवरेज एनुअल रेनफॉल दैट शुड बी 75 to 200 सेंटीमीटर, यानी कि 75 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर हम बुआई के टाइम पर और कटाई के टाइम पर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बुआई के टाइम पर ऑन एन एवरेज 20 डिग्री सेल्सियस और जब कटाई हो तो 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जौ की बात करें, जौ के लिए जो बारिश चाहिए वो कितनी, 70 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। और कॉफ़ी की बात करें तो इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो हमारा कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका 2143, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हरित क्रांति के बारे में क्या दिया हुआ है कि इसने अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को जन्म दिया। दूसरा, भूजल स्तर में कमी, लवणता, नाइट्रोजन विषाक्तता, ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। चावल और गेहूं की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, लेकिन दलहन की बात करें, तेल बीज के फिर दलहन की बात करें या फिर नकदी फसलों की, कैश क्रॉप्स की बात करें तो उसकी संख्या में वृद्धि इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे बड़े किसानों और छोटे किसानों को समान रूप से लाभ हुआ है। बताना है कि सही कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए आंसर हमारा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। हरित क्रांति की अगर फायदे की बात करें तो ये जो है केवल जो चावल है और जो बड़े किसान हैं उन तक ही सीमित रहा है। छोटे किसान इस पूरी रेस में कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। सो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपका
ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में है कि हरित क्रांति से पंजाब और हरियाणा को अधिक लाभ होने के कारण ये क्या क्या थे। खेत जो हैं वो छोटे आकार के थे, मूलभूत सुविधाएं और संस्थागत जो संबंधी समस्याएं हैं वो यहाँ पर कम थी। इसके अलावा ये जो है पर्याप्त वर्षा के क्षेत्र में है। क्या इन वजहों से हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है? सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ये दो स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, खेत यहाँ पर बड़े आकार के हैं ना कि छोटे आकार के। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र थे, इसलिए यहाँ पहले सिंचाई की सुविधाएं जो थी वो विकसित कर ली गई थी। तो जो यहाँ पर है ना कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर उससे रिलेटेड समस्याएं कम थी, तो ये एक सही बात है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका किस पर बेस्ड है? हरित क्रांति। अब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा यहाँ पर सही है। पहला है कि बीजों की उच्च उपज वाली किस्में इसके अंदर यूज़ करी जाती हैं, ये एकदम सही बात है। दूसरा है कि रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग इसमें किया जाता है, ये भी सही है। कृषि ऋण की आपूर्ति ये इसमें होती है, सो ये भी यहाँ पर सही है। इसके अलावा ग्रामीण सड़कें में विद्युतीकरण हो गया और विपणन यानी कि मार्केटिंग, ये वाली बात भी सही है। फार्म मशीनीकरण, सतह और भूमि सिंचाई, ये भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों के पाँचों स्टेटमेंट एकदम सही हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो अलग अलग सूची दे रखी हैं और यहाँ पर आपको नीचे कोड दिया हुआ है, उससे आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी? कॉफ़ी बोर्ड की। अब ये जो कॉफ़ी बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में है, कोलकाता में है, कोट्टायम में है या फिर बेंगलुरु में है? सो कॉफ़ी बोर्ड इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है आपका? बेंगलोर में। रबर बोर्ड की बात करें तो रबर बोर्ड का कहाँ पर है आपका? कोट्टायम में। वहीं चाय बोर्ड की बात करें तो चाय बोर्ड का कहाँ पर है आपका? चाय बोर्ड का है आपका कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में चाय बोर्ड का। और तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? गुजरात में। तो इस तरीके से कोड क्या आएगा? 4321। इसके अलावा अगर हम बात करें मसाला बोर्ड, तो मसाला बोर्ड आपका न्यू दिल्ली, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड की बात करें वो भी आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पर है आपका? पुणे में। सो ये तीन भी याद रखिएगा जिसमें हमने बात करी। मसाला बोर्ड नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड नई दिल्ली में लोकेटेड है और राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र ये आपका पुणे में लोकेटेड है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है। पहला है कि भारत में दलहन केवल जायद मौसम में उगाया जाता है। दूसरा है दलहनों से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है। तीसरा है कि भारत जो है वो दालों की खपत में पहले स्थान पर है जबकि उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। सो यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है जिसमें बात हो रही है कि दलहनों से मिट्टी की जो उर्वरता है, उर्वरक या फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। अब यहाँ पर अगर हम रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल में आपका अरहर, चना, मटर और मसूर। खरीफ की फसल की बात करें तो मूंग, उड़द और फलियां इसमें होती हैं। और अगर हमारे देश में अगर हम दलहन की बात करें तो ये रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। अब दलहनी जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं? फलीदार होते हैं, इसको याद रखिएगा। और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उससे ये यहाँ पर इसके अंदर वो आता है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि भारत जो है वो दालों के उत्पादन और खपत दोनों ही मामलों में दुनिया में नंबर 1 पर है। ठीक है, सो बहरहाल यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है कि सही नहीं कौन सा है, मतलब कौन सा है जो इनकरेक्ट है। पहला है कि गन्ने की फसल पकते समय वर्षा की अनुपस्थिति से गन्ने में शर्करा की मात्रा जो होती है वो घट जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कॉफ़ी का रोपण केवल दक्षिण भारतीय राज्यों के जो पहाड़ी ढलान है वहीं तक सीमित है और आमतौर पर तिलहन जो है वो कृषि, बांस मिट्टी और वर्षा की
कमी वाले क्षेत्रों में की जाती है। कपास की बात करें तो ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में लावा मूल की काली मिट्टी में से उगाया जाता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, वो कौन सा है आपका? ऑप्शन ए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि फसल जब पकने वाली होती है गन्ने की, उस टाइम पर अगर वर्षा का अभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसकी वजह से शर्करा की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, सो ये यहाँ पर हमारा सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कोड यहाँ पर सही होगा। एक तरफ आपको ये दिया हुआ है मक्का, दलहन, कपास और चाय, एक तरफ शाकाहारी, प्रोटीन स्रोत, सफ़ेद सोना, पेय फसल और अनाज की रानी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? गन्ने की, तो ये जो आएगा वो किससे आएगा? आपका अनाज की रानी, सॉरी मक्का। ठीक है, मक्का किससे आएगा आपका? इसको बोला जाता है अनाज की रानी। इसके बाद दलहन की बात करें तो ये शाकाहारी प्रोटीन स्रोत है। कपास की बात करें तो कपास आपका सफ़ेद सोना है। और वहीं चाय की बात करें तो ये कैसा है? आपका पेय फसल है। सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।